नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखिए कक्षा 10 की पुस्तक है जिसमें पाँचवें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की हर परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न चित्रकलाओं से संबंधित पूछा जाता है, तो एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हुए अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत ही समृद्ध है, यानी काफ़ी समृद्ध है। यहाँ पर चित्रशैलियाँ काफ़ी विकसित हुई हैं। यहाँ चित्रकला की एक न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित हुई, यानी अनेक शैलियाँ, जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, हाड़ौती है, सभी क्षेत्रों की अपनी अलग चित्रशैली थी। जिसमें देखो, वरन वे चित्र कागज, कपड़े और हवेलियों, मंदिरों, महलों और दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलेंगे। यानी कई जो चित्र हैं वो कागज़ों पे मिलेंगे, कई ताड़पत्रों पर भी मिलेंगे और कई हैं वो कपड़ों पर और हवेलियों और मंदिरों आदि की जो दीवार है ना, उन पे भी अपन को चित्र मिलते हैं। जैसे अपन प्राचीन काल की हवेलियाँ वगैरह देखते हैं तो उनमें काफ़ी चित्र अपन को मिलते हैं। राजस्थान में एक अलानिया दर्रा है कोटा में, बोराठ जयपुर में और दर भरतपुर नामक स्थानों में शैलाश्रय गुफाएं। शैलाश्रय गुफाओं का मतलब होता है शैल चट्टानों की जो गुफाएं होती है ना, पहाड़ों को काट करके गुफा बनाई जाती है, उनमें आदि मानव के द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश के प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। यानी अपन इन स्थानों पर अगर देखते हैं तो वहाँ पर अपन को गुफाओं में भी बहुत से चित्र आज भी उपलब्ध होते हैं। उनको देख करके ये अनुमान लगाया जाता है कि जो आदि मानव था तब से लेकर के ही ये चित्रशैली है वो परंपरा लगातार अब तक प्रचलित है। वी एस वी एस वाकणकर हैं। उन्होंने राजस्थान में 1953 ईस्वी में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा झालावाड़ के निकट कालीसिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की थी। यानी वी एस वाणकर हैं, उन्होंने 1953 ईस्वी में कोटा की जो चंबल घाटी है, झालावाड़ का जो दर्रा है, उनके निकट कालीसिंध जो घाटियाँ हैं, अरावली, माउंट आबू, ईडर, इन क्षेत्रों में शैलाश्रयों की खोज की कि चट्टानों पर बने हुए कितने के चित्र मिल सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित जो ग्रंथ है वो 1060 ईस्वी में रचित ओग निरुक्ति व्रति 10 वैतालिक सूत्र चूर्णी जैसलमेर के भंडार में। सबसे प्राचीन अगर ग्रंथ की अपन बात करें राजस्थान में तो वो अपने को जैसलमेर का एक जैन ग्रंथ भंडार है पुस्तकालय, उसमें अपन को मिलेगा। वो 1060 ईस्वी में रचित है। उसका पूरा नाम है, ये कई बार पूछा जाता है, कि ओग निरुक्त वर्ती एवं 10 वैतालिक सूत्र चूर्णी। यह ग्रंथ सबसे प्राचीन माना जाता है। विशुद्ध राजस्थान चित्रकला का जो जन्म हो वो 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। यानी वर्तमान में अपन को जो हवेलियों पर है, मंदिरों में है, उनकी दीवारों पर है, वो जो चित्र मिलते हैं वो 1500 ईस्वी के आसपास के मिलते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मुख्य रूप से मेवाड़ है। ये कई बार पूछा जाता है राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि कहाँ है, तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना, मेवाड़ है। यहाँ पर देखो, ये जो मेवाड़ में चित्र मिले हैं वो अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित है। यानी जो अजंता में चित्र मिले हैं और मेवाड़ में जो चित्र मिले हैं उनमें बहुत सी साम्यता अपने को मिलती है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था। क्योंकि मेवाड़ गुजरात के नज़दीक है इसलिए, और गुजरात में जैन शैली पल्लवित और पुष्पित हुई है, इसी कारण से जैन शैली का प्रभाव और साथ साथ में गुजरात और साथ साथ में अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है इन दोनों की मिलावट। किंतु बाद में यह मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई है। बाद में क्या हो गया, अपभ्रंश शैली के बाद में मुगल जैसे ही भारत में आए और राजस्थान के राजाओं से उनके संबंध बने तो मुगल शैली का भी इनमें सम्मिश्रण हो गया, तो इससे भी ये प्रभावित हो गई। ठीक है, ये शैलियाँ। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन है आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया है। ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखने वाली बात है कि राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले विभाजन किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। ये पुस्तक कई बार पूछी जाती है। इस पुस्तक का क्या नाम है, राजपूत पेंटिंग, जो 1916 में प्रस्तुत किया गया था। आनंद कुमार स्वामी, ये बहुत अच्छी तरीके से अपन को याद करना है कि सबसे पहले राजस्थान चित्रशैली का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स में किया था। अगर
यही प्रश्न यूं पूछ ले कि भारतीय चित्रकला शैली के पितामह किसे कहा जाता है, तो अच्छी तरीके से याद रखना रवि वर्मा है एक केरल के, उन्होंने सबसे पहले चित्र हैं वो बनाए थे, इसीलिए रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। और आनंद कुमार जो स्वामी हैं उन्होंने सबसे पहले राजस्थान चित्रशैली का वैज्ञानिक विभाजन किया था राजपूत पेंटिंग्स नाम से। ठीक है, और ये जो पुस्तक है 1916 में प्रस्तुत हुई थी। कुमार स्वामी, आर.सी. गांगुली तथा हेवेल ने भी राजपूत चित्रशैली इसे कहा है, यानी इन विद्वानों ने भी इस शैली को क्या नाम दिया है, राजपूत चित्रशैली नाम दिया है। W.S. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग में, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, W.S. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया है। राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन करके इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, यहाँ से परीक्षा उपयोगी कथन है। अपन मोटी मोटी बहुत सी बातें याद रख लेते हैं, परंतु यहाँ से अगर अगले ने प्रश्न उठा लिया तो अपन सोचेंगे कि ये प्रश्न कौन सी गाइड से आ गया, कौन सी पुस्तक से आ गया। तो देखो, एक एक बात को बारीकी से दोबारा समझो। सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग में 1916 में। फिर कुमार स्वामी, O.S. गांगुली, हेवेल ने इसे क्या नाम दिया, राजपूत चित्रकला। इसी के साथ में W.S. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में भी इन्हें चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया था। परंतु राय कृष्णदास हैं, इन्होंने इस चित्रशैली को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। तो राय कृष्णदास एकमात्र एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेकों विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इनके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है। अनेक, अब तो क्या है कि हालांकि बहुत से विद्वान आ गए हैं, उन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं और इनके प्रारूप को समझाने यानी इनके प्रकार को समझाने में काफ़ी सहयोग किया है। जिसमें मेवाड़ के सर्व श्री डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ एवं किशनगढ़ पर श्री एरिक डिक्सन और फयाज अली, कोटा और बूंदी पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र, W.G. आर्चन और महाराज ब्रजेंद्र सिंह कोटा का नाम प्रमुख आता है। यानी इन इन विद्वानों ने इन शैलियों को अलग अलग रूप में स्थापित किया है। अब राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं क्या हैं, देखो। लोक जीवन से जुड़ाव मिलेगा अपन को, भावपूर्णता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल और अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थान चित्र शैली है या चित्रकला है वो विशिष्ट पहचान रखती है। यानी लोक जीवन से जुड़ी हुई मिलेगी, यानी अपने आस पड़ोस के क्षेत्र विशेष से यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ का जो रहने का तौर तरीका है, इसी प्रकार के चित्र बनाए हैं यहाँ पर। और उस समय विषय वस्तु क्या थी उससे संबंधित है, विभिन्न रंगों का इसमें प्रयोग किया गया। प्राकृतिक परिवेश मिला कि यहाँ की प्रकृति कैसी है, यानी यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र में देखेंगे तो अपन को पर्वत वगैरह मिलेंगे, मारवाड़ क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े टीले मिलेंगे, उसके अनुसार चित्र बनाए। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता है, यानी लोक जीवन कैसे जीते हैं उनके अधिकांश चित्र बनाए। भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण किया गया है, यानी कृष्ण बांसुरी बजाते हुए मिलेंगे, मीरा नृत्य करते हुए दिखाई गई है। इस प्रकार की चटकीले और चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से इसमें दिखाई देता है। राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है, जो कि आप स्वयं देखते हो प्राचीन जो हवेलियाँ हैं उनमें कितने शानदार चित्र आज भी यूं के यूं बने हुए हैं। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न रीतियों का श्रृंगारिक चित्रण करके उसके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया है कि मानव जीवन पर क्या प्रभाव इनका पड़ सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण भी राजस्थानी चित्रकला में एक अलग पहचान देता है। यानी प्राकृतिक सौंदर्य है, उसके साथ साथ नारी का सौंदर्य भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से किया गया है, जिसमें एक अलग ही पहचान मिलती है कि नारियों का श्रृंगार किस प्रकार से था। यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपूतों और सामंतों के संरक्षण में फली फूली थी, क्योंकि उस समय यही सब कुछ हुआ करते थे, तो इन्हीं के संरक्षण में ये फैली थी। अब देखिए राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। तो मेवाड़ है, इसमें चावंडी शैली है, उदयपुर शैली है, नाथद्वारा शैली है, देवगढ़ शैली है, सावर है। उपशैलियों में शाहपुरा है, शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा और बागोर, बेंगू, केलवा आदि प्रसिद्ध उपशैलियाँ हैं। ये केलवा ठिकाना था मेवाड़ का, ध्यान रखना अच्छी तरीके से, केलवा क्या था, ठिकाना था। अब मारवाड़ उपशैली, इसमें मूल रूप से जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही और जैसलमेर
ये प्रमुख थे। और उपशैलियों में इनमें भी उपशैलियाँ थी, जैसे गानेराव, रियाँ, बिहान और जूनिया आदि। ये जो ठिकाने थे इनमें उपशैलियाँ पुष्पित और पल्लवित हुई थी। हाड़ौती में कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ उपशैली थी। ढूंढाड़ में आमेर, जयपुर, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली है ये। जियाल, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ये ठिकानों में उपशैलियाँ थी। तो ये अच्छी तरीके से याद रखना। इसमें से कहीं से भी प्रश्न यूँ पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी शैली है वो मेवाड़ से संबंधित नहीं रखती। यहाँ से 3 नाम दे देगा अगले अपन को और एक मारवाड़ का दे देगा। इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकता है परीक्षाओं में। मेवाड़ शैली सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर ही राजस्थान चित्रकला का उद्भव यानी जन्म हुआ था। तो देखिए, राजस्थान चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में ही मिलता है। यानी सबसे पहले अगर अपन कोई चित्र मिलता है अपन को राजस्थान में, तो वो मेवाड़ शैली में ही मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण किया गया है, यानी पुस्तकों के रूप में अधिक चित्र बनाए हैं। 1260 ईस्वी में, यह बहुत बार पूछा जाता है, 1260 ईस्वी में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक एक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है। सबसे पहले मेवाड़ में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, यह ग्रंथ है वो सबसे पहले चित्रित मिलता है अपन को, जो कि तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित किया गया था। ये कई बार पूछा जा सकता है कि भाई किस महाराजा के शासनकाल में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है वो चित्रित किया गया था, तो महाराजा तेज सिंह के शासनकाल में। यह शैली 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में लिखी गई थी। सुपना है चरियम पुस्तक में दिखाई देती है। ये किस पुस्तक में मिलती है अपन को? सुपना है, सूचना है नामक इस पुस्तक में अपन को ये जानकारी मिलती है कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है वो सबसे पहला ग्रंथ था। डगलस बेरेट एवं बेशेल गेगे चोर पंचाशी का शैली का उद्गम भी मेवाड़ से माना। यानी ये जो विदेशी विद्वान हैं इन्होंने चोर पंचाशी का जो शैली है उसका उद्गम भी मेवाड़ से ही माना है। महाराणा कुंभा के शासनकाल से कलाओं का उत्थान दृष्टि को सर्वप्रथम स्वर्णिम युग माना जाता है। यानी महाराणा कुंभा थे, उनके शासनकाल से ये चित्र शैली है प्रारंभ हुई थी। मूल रूप से महाराणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। उदय सिंह 1535 से 72 के शासनकाल में बने हुए चित्रों में भागवत पुराण का चित्र, परिजात अवतरण 1540 ईस्वी में, मेवाड़ के चित्रकार थे नानाराम की ये कृतियाँ हैं भागवत पुराण और परिजात अवतरण। महाराणा प्रताप के समय में भी 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी जो चावंड थी महाराणा प्रताप की, उन्होंने भी चित्रकला का विकास हुआ है। इस काल की समृद्धि करती है ढोला मारू। महाराणा प्रताप के शासनकाल की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ढोला मारू, जो 1592 ईस्वी में जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में अभी भी सुरक्षित रखी गई है। यह है मेवाड़ शैली। इसमें उदयपुर, महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ है, क्योंकि चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी थी और महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह थे। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला लिखा गया था 1605 में। मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है रागमाला, अमर सिंह के शासनकाल में लिखा गया था। और इन चित्रों को जो है वो निसारुद्दीन या नसरुद्दीन नामक एक चित्रकार ने चित्रित किया गया था। मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण युग कहलाता है। यानी जगत सिंह प्रथम था, उनका जो शासनकाल है वो मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में देखो, जगत सिंह के शासनकाल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ है। यानी इन विषयों पर काफ़ी चित्र बनाए गए हैं। महाराणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार थे शाहबुद्दीन और मनोहर। इन्होंने रसिक प्रिया, गीत गोविंद और भागवत पुराण पर और रामायण पर चित्र बनाए हैं। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल थे उनमें एक चित्तौरों की ओवरी नाम करके एक अलग से चित्रशाला की स्थापना कर दी, जिसे तस्वीरों का कारखाना के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि तस्वीरों का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित था, तो ये उदयपुर में स्थित था। और जगत सिंह ने राजमहल के पीछे चित्तौरों की ओवरी नाम करके एक चित्रशाला की स्थापना है वो करवाई थी।
और जगत सिंह का शासनकाल है वो मेवाड़ चित्रशैली का वास्तविक स्वर्ण युग माना जाता है। जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण हुआ था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद है, बिहारी सतसई है, सुंदर श्रृंगार है, मुल्ला दो प्याज के लतीफ़े और कलीला दमना नामक ग्रंथों में चित्रित किया गया था। ये कई बार पूछा जाता है। तो देखो कलीला दमना क्या है। कलीला दमना मेवाड़ चित्रशैली के दो पात्र हैं। इसमें देखो कलीला जो है वो अच्छाई का प्रतीक है, जबकि दमना जो है वो बुराई का प्रतीक है। ये जो कलीला दमना जो हैं ये पंचतंत्र जो पुस्तक जो ग्रंथ था उनके दो पात्र हैं। ठीक है, पंचतंत्र का अनुवाद किया था, उसमें ये दो प्रमुख पात्र थे, कलीला और दमना। तो ये मेवाड़ चित्रशैली के दो पात्र हैं। कलीला अच्छाई का प्रतीक है जबकि दमना बुराई का प्रतीक है। ये याद रखना है, बस इतना ही। मेवाड़ शैली में पुरुष आकृति, गठीली मूछों से युक्त बड़े चेहरे, विशाल शयन, विशाल इसके नयन है, खुले हुए अधर, यानी ये पुरुषों की आकृति बताई है। कैसा है कि गठीला मूछों युक्त भरे हुए चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर और छोटी गिरवा, यानी गिरवा बोलते हैं गर्दन को, और छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी, लंबा साफा। ये पुरुषों का हाव भाव यानी पुरुषों का चित्र जो है वो इस प्रकार का मिलेगा आपको। स्त्रियों का जो चित्र है वो सरलता के भाव से युक्त है। मीनाकृत आंखें हैं, सीधी लंबी नाक है, भरी हुई दोहरी चिबूक है, ठिगना कद है, लुगड़ी घाघरे और कंचू की तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। ऐसी स्त्रियों की आकृति बनाई है, चित्र बनाए हैं। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला में प्रमुख विशेषता रही, यानी प्रकृति का संतुलित चित्रण किया है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद आदि रंगों का प्रयोग है वो अपने को देखने को मिलता है चित्रों में। नाथद्वारा चित्रशैली, नाथद्वारा शैली का दूसरा प्रमुख दौर है। मेवाड़ शैली का प्रमुख दूसरा जो दौर है वो नाथद्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथद्वारा शैली मुख्य रूप से पुष्टि मार्ग यानी भगवान श्री कृष्ण से प्रभावित है। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत की प्रमुख पीठ है, जो कि श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ा गया। यानी मेवाड़ की चित्रकला में एक नए नए चित्र अपन को देखने को मिलेंगे। अब यह उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। बहुत अच्छा कथन है, पूछा जा सकता है कि नाथद्वारा शैली किस किस का मिश्रित रूप है। तो उदयपुर यानी मेवाड़ शैली, उदयपुर शैली और ब्रज जो शैली है उसका समन्वित रूप है। क्योंकि ब्रज शैली पुष्टि मार्ग जो था वो पहले श्रीनाथ जी का जो भक्ति का मुख्य केंद्र था वो ब्रज प्रदेश ही था, और वहाँ से मेवाड़ के सिहाड़ ग्राम में भगवान की मूर्ति है वो लाई गई थी। तो इन दोनों का ये मिश्रित रूप है। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए, यानी कपड़ों पर बड़े बड़े चित्र बनाए गए भगवान श्री कृष्ण के। इन चित्रों को पिछवाई नाम से जाना जाता है। यह बहुत बार पूछा जाता है कि पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की। 18वीं शताब्दी के इन चित्रों में श्री कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा है, नंद बाबा है, बाल गोपाल हैं, गोपिकाएं हैं, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन है विशेष रूप से किया गया है। नाथद्वारा शैली में ये ध्यान में रखना भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ही हैं वही चित्र बनाए गए थे, और इनमें जो रंग हैं वो हरे हैं, पीले रंगों का अधिक प्रयोग है वो किया गया है। इनकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान के देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में संगन वनस्पति, कदली यानी केले वृक्षों की प्रधानता आदि है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त ये प्रमुख चित्रकार हैं। नारायण है, चतुर्भुज है, रामलिंग है, चंपालाल है, घासीराम है, तुलसीराम है आदि के नाम है वो प्रमुख रूप से माने जाते हैं। महिला चित्रकारों में कमला और इलायची नाम मिलता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कमला और इलायची कई बार पूछा जाता है ये कहाँ की प्रमुख चितेरी थी, तो ये नाथद्वारा चित्रशैली की प्रमुख चितेरी थी। ये अच्छी तरीके से याद रखना, कमला और इलायची बहुत बार पूछा जाता है। देवगढ़ शैली, महाराणा जयसिंह के शासनकाल में राउत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया था। द्वारिकादास चुंडावत थे, उन्होंने एक देवगढ़ ठिकाने का निर्माण किया 1680 में। इनके पश्चात ये देवगढ़ शैली का जन्म हुआ था। यहाँ पर सामंत 16वें उमराव कहलाते थे, यानी देवगढ़ के जो सामंत हैं वो 16वें उमराव के नाम से जाने जाते हैं। अच्छे अच्छे कथन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको गाइडों में ऐसे कथन नहीं मिलेंगे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। देवगढ़ जो शैली है उसमें मारवाड़ का भी प्रभाव मिलेगा, जयपुर का भी मिलेगा और मेवाड़ का भी।
इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाए थे। देवगढ़ शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लाए थे? डॉक्टर श्रीधर अंधारे प्रकाश में लाए थे। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में बगता कंवला तथा कंवला प्रथम और द्वितीय हरचंद, नंगा चोखा और बैजनाथ ये प्रमुख चित्रकार थे। ये चित्रकारों के नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि चित्रकार हर शैली के अलग अलग हैं, इसीलिए चित्रकारों के नाम को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख, इनको प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। और प्रमुख चित्रकार हैं बगता, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, हरचंद, नंगा चोखा और बैजनाथ ये प्रमुख चित्रकार थे। यहाँ पर चित्र वो प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतःपुर यानी महल के अंदर के चित्र, राजसी ठाट बाट वो दर्शाए गए हैं इसमें देवगढ़ चित्रशैली में। श्रृंगार, सवारी आदि इनका मुख्य विषय रहा है। रंगों में पीले रंग की बहुलता है देवगढ़ शैली में, और इस शैली में भित्ति चित्र है वो अजारा की ओवरी, मोती महल आदि भी देखने को मिलते हैं। तो देखो, एक तो है चित्तौरों की ओवरी, वो तो है उदयपुर में, जबकि एक अजारा की ओवरी है वो कहाँ पर है? देवगढ़ में। अजारा की ओवरी, मोती महल, अच्छी तरीके से याद रखना दोनों को। कभी आप ओवरी शब्द देखते हुए उदयपुर कर दो तो प्रश्न गलत हो जाएगा, और ऐसे ही कन्फ्यूजमेंट डालने के लिए एक आधे प्रश्न देते हैं वो ऑप्शन में अपन को। मारवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ क्षेत्र में चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जाता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव है वो दृष्टिगोचर होता है अपन को। तिब्बती इतिहासकार थे लामा तारानाथ, उसने 7वीं शताब्दी में मारुदेश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। बहुत ही अच्छा कथन है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं शताब्दी के एक मारवाड़ के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है, जिसमें पश्चिमी भारत के यक्ष शैली का जन्म दिया है। इसके प्रारंभिक चित्रावेश में प्रतिहारकालीन ओग नियुक्ति वर्ती मिली है। सबसे प्राचीन जो चित्र मिला है वो ओग नियुक्ति वर्ती मिली है। मारवाड़ इतिहास में, मारवाड़ जो साहित्य है उसमें प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण किया गया है। प्रेमाख्यान के आधार पर प्रमुख अपन को चित्र हैं वो मिलते हैं, जैसे ढोला मारू है। जोधपुर शैली, तो देखिए जोधपुर शैली का में मुख्य रूप से क्या क्या मिलता है अपन को। मारवाड़ में कला और संस्कृति का नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। ये अच्छी तरीके से याद रखना, मारवाड़ जो चित्रशैली है वो मालदेव के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, परंतु इसका स्वर्ण युग जो है वो जसवंत सिंह के शासनकाल में देखने को मिलता है। तो मालदेव जो हैं उन्होंने इसे सर्वप्रथम शुरू किया, और इस काल की प्रतिनिधि चित्रशैली के उदाहरण में चौखेलाव महल है। प्रमुख चौखेलाव महल के द्वारा चित्रित उत्तरा अध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। सन 1610 ईस्वी में लिखित चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। यहाँ पर समझने वाली बात है, सबसे पहले मेवाड़ में अपन को कौन सा चित्र मिलता है? चौखेलाव जो महल है उसमें चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक ये उत्तराध्ययन है, इससे अपन को प्रमुख चित्र मिलते हैं, जो कि 1610 ईस्वी में लिखित एक चित्रित भागवत ग्रंथ है। इसमें मेवाड़ और मारवाड़ की अनेक विशेषताएं अपन को दोनों की संयुक्त विशेषताएं मिलती हैं। 1623 में कलाकार वीर जी के द्वारा पाली में प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई थी, जिसमें लघु चित्रों में छोटे आकार की इकेरी वसूली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली को अंकित करते हैं। सबसे पहले अपन को अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध जो चित्र हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? जोधपुर में पाली के वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए बनाया गया था रागमाल चित्रावली, यह ग्रंथ चित्रित सबसे पहले किया गया था। जोधपुर शैली में एक नया मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय आया था। श्री कृष्ण चरित्र पर विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली में सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने हैं, जिसमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महाराजा अभय सिंह का राज्यकाल है, उसमें चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। इसके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए दर्शाए गए हैं, जो कि 1725 ईस्वी में मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। ये चित्र हैं, यानी अभय सिंह हैं वो स्त्रियों के नृत्य देखते हुए
दर्शाए गए हैं। और ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, जोधपुर चित्रशैली वो मालदेव के समय में शुरू हुई थी, परंतु स्वर्ण युग जो है वो जसवंत सिंह का शासनकाल कहलाता है। महाराजा मान सिंह जो 1803 से 1843 ईस्वी तक मारवाड़ चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, इन्होंने नाथ संप्रदाय के अधिक चित्र बनवाए, जो कि नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। और इस समय में प्रमुख चित्रकारों में जो बाटी लगा हुआ आपको कहीं पर भी मिलेगा ना, वो चित्रकार अधिकांशतः कहाँ के मिलेंगे, मारवाड़ के मिलेंगे, ये ध्यान में रखना। जैसे अमरदास बाटी, दान बाटी, शंकरदास बाटी, माधोदास है, रामदास बाटी, शिवदास बाटी, ये प्रमुख हैं। ये सारे बाटी हैं वो मारवाड़ चित्रशैली के चित्रकार हैं। दाना बाटी के द्वारा निर्मित एक चित्र है जो मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। मारवाड़ जोधपुर शैली के विषय में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है। इन प्रेमाख्यानों में डोला मरवन है, प्रेमाख्यानों में देखो डोला मरवन की कथा है, मूमल मेंदर है, रूपमती बाज बहादुर है, कल्याणी रागिनी प्रसिद्ध है। ये सारे के सारे प्रेमाख्यान है ना। डोला मरवन, मूमल मेंदर, रूपमती बाज बहादुर, कल्याणी रागिनी। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े और गठीले बदन के तथा उनके गल और मुछ ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी, लाल फुम्बुंदों का प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया है। बादाम सी आंखों और ऊंची फाग जोधपुर शैली की अपनी निजी एक पहचान है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग की बहुलता मिलेगी। स्थानीय विशेषताओं में प्राकृतिक चित्रण मिलेगा। मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हो, जिसमें बड़े बड़े दोहरे दिखाए गए हों। इनके चित्रों में खंजन पक्षी की बखूबी दर्शाया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस चित्रशैली में खंजन पक्षी दर्शाया गया है, तो मारवाड़ चित्रशैली में दर्शाया गया है। अब आगे देखिए बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। जो राय सिंह थे उसके समय में चित्रित भागवत पुराण इस शैली का प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। यानी भागवत पुराण राय सिंह के शासनकाल में चित्रित एक ग्रंथ है, उसमें प्रारंभिक चित्र मिलेंगे अपन को बीकानेर शैली में। बीकानेर के नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर के कुछ को अपने साथ ले आए थे। उन्हें उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद और रुकनुद्दीन ये प्रमुख चित्रकार थे। ये एक बार पूछा गया था कि अली रजा है, उस्ता हामिद है, रुकनुद्दीन है, ये कहाँ के चित्रकार हैं, तो ये बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर की शैली का उद्भव हुआ था। ये प्रमुख कलाकार थे और यहाँ की मथेरन कला भी प्रसिद्ध है। यहाँ दो परिवारों के का चित्रकला का विशेष प्रभाव पड़ा है। मथेरन परिवार का पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धस्त थे ये मथेरन परिवार। मुगल दरबार में उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल थे। इस परिवार ने ऊँटों की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की थी। यानी उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, कई बार पूछी जाती है, तो बीकानेर की। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया था। ये ऊँट के खाल पर सोने का चित्रण करते थे, इसलिए इन्हें उस्ता कहा जाता था। ये काफ़ी प्रसिद्ध है और कई बार ये पूछी भी जाती है। और बीकानेर शैली है उसका स्वर्ण युग जो है वो अनूप सिंह के शासनकाल में माना जाता है। जैसे राय सिंह के शासनकाल में उद्भव हुआ था और अनूप सिंह के शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता है। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है और उनके समय में प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल है, अली रजा है, हासन है आदि प्रमुख उल्लेखनीय है। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों आदि को आधार बना करके सैकड़ों चित्र बनाए थे और इस समय ये शैली चरमोत्कर्ष पर थी। यानी ये जो उस्ता कलाकार हैं वो अनूप सिंह के शासनकाल में अधिकांश चित्र बनाए थे। और 18वीं शताब्दी में ठेठ राजस्थानी शैली के चित्र बने, उनकी रंगत ही अलग है। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी तनवंगी कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे और लाल बैंगनी जामुनी सलेटी रंगों का प्रयोग, शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की पगडंडियों के साथ ऊंची मारवाड़ी जो पगड़ियाँ हैं उनमें ऊँट है, हिरण है, बीकानेरी रहन सहन है और राजपूती संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से अपन को देखने को है वो मिलती है। ये इस प्रकार की पगड़ियाँ भी बीकानेर शैली में दर्शाई गई हैं। ठीक है,
शाहजहाँ और औरंगजेब शैली के साथ में। बशर्ते ये बरसते हुए बादलों में से सारे शहर मिथुनों की नैनाभिराम आकृतियां हैं भी इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ पर फंवारों, दरबारी दृश्यों आदि में दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है कि इस प्रकार से राजसी ठाठ भाव इस शैली में दर्शाया गया है। ये बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ इनके चित्रकार अच्छी तरीके से याद रखना, जैसे हसन है, अली रजा है, रामलाल है, मोहम्मद शाह है, उस्ताद हाकिम रुकनुद्दीन है। ये इनके नाम अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। किशनगढ़ की चित्र शैली काफी प्रसिद्ध है, परीक्षा में प्रश्न अधिकांश पूछा जाता है। किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव रखी थी। राज परिवार है जो वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आने के कारण राधा व कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से यहाँ पर बहुलता मिलती है, यानी राधा और कृष्ण के चित्र अधिकांश मिलते हैं। महाराजा सावंत सिंह के शासनकाल में 1748 से 1764 ईस्वी में किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। सावंत सिंह ने नागरीदास के उपनाम से भी जाने जाते हैं, ये प्रसिद्ध हुए थे नागरीदास के नाम से। इनके काव्य प्रेम में गायन है, बनीठनी के संगीत प्रेम में कलाकार मोरदज और निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ चित्रकला को सर्व उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाया था। बनीठनी को एरिक डिक्सन और फयाज अली ने भारत की मोनालिसा कहा है। भारत सरकार ने 1973 पर बनीठनी पर डाक टिकट जारी किया था। यह प्रश्न एक बार पूछा गया था कि बनीठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो 1973 पर हुआ था। और बनीठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा, तो एरिक डिक्सन और फयाज अली ने कहा था। इस चित्र शैली में पुरुष आकृति में देखो लंबा इकहरा और नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत और मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनाकृत कर्णांत तक खींचे हुए विशाल अरुणाभ और नैन और नारी आकृति में तनवंगी, लंबी गौरवपूर्ण नुकीली चिबूक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल, पंखुड़ी की आंखें ऐसे चित्रित किया गया है। दूर दूर तक फैली झील, इसमें केली करते हुए हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा व कृष्ण की केली किरणाएं, प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। बनीठनी अर्थात राधा के रूप में सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है। यहाँ के प्रमुख रंग सफ़ेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूर हैं। किशनगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार देखिए, नानक राम है, सीताराम है, सूरध्वज है, मूलराज है, मोरध्वज है, निहाल चंद है, बदन सिंह है, रामनाथ है, सवाई राम है, लालड़ीदास के नाम से उल्लेखनीय है। ये प्रमुख कला चित्रकार हैं। इनके नाम बहुत अच्छी तरीके से अपन को याद रखने हैं, क्या कि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अजमेर शैली, राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में यहाँ पर दरबारी और सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा है। वहीं पर गाँव में लोक संस्कृति और ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना है। बिढ़ाई है, सावर, मसूदा, जूनिया जैसी ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया है। जूनिया का चांद, सावर का तेब, नांद का राम सिंह बाटी, खरवा से जालजी, नारायण बाटी, मसूदा से माधो जी एवं राम तथा अजमेर से अल्लाह बख्श, उष्णा और साहिब स्त्री चित्रकार प्रसिद्ध उल्लेखनीय है। उष्णा और साहिब ये स्त्री चित्रकार हैं, स्पेशली इनका ध्यान रखना, ठीक है। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 ईस्वी का व्यक्तिक चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। यह एक ऐसी कलम रही है जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्मों का प्रश्रय मिला। अजमेर चित्र शैली है, इसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों का ही प्रश्रय मिला हुआ है। तीनों का मिश्रण अपन को देखने को मिलता है। नागौर उपशैली में लकड़ी के कुआड़ों और किले के भित्ति चित्र में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वर्धा अवस्था के चित्रों में नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रण किया गया है। जैसे पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी एक विशेषता है। जैसलमेर शैली का विकास में मुख्य रूप से महाराव, हर्राज, अख्यराज और मूलराज के संरक्षण में हुआ था। मुंबल जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसलमेर शैली की एक मुख्य विशेषता यह है कि इस पर
मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है जैसलमेर शैली पर। यह एकदम स्थानीय शैली है जैसलमेर शैली। ये सबसे बड़ी खास बात है जैसलमेर उपशैली की। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में घाणेराव नामक एक प्रमुख ठिकाना था। वहाँ के चित्रकार नारायण, छज्जू और कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिसे घाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिलवाया। तो ये भी पूछा जा सकता है यहाँ के चित्रकार कहाँ के थे, जैसे नारायण है, छज्जू है और कृपाराम है, ये कहाँ के चित्रकार हैं, ये स्पेशली ध्यान रखना घाणेराव के हैं। घाणेराव एक ठिकाना है हाड़ौती। यहाँ पर अगर कोई प्रश्न बनता है तो पशु पक्षियों वाला ही बनता है। चौहान वंश हाड़ाओं का प्रभुत्व बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में रहा है, इसलिए हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली को हाड़ौती शैली के अंतर्गत माना जाता है। प्रमुख बूंदी शैली है इसमें। बूंदी शैली में मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित है। समय समय पर बूंदी शैली के ग्रंथ, चित्र और लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ है कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र भी मिलते हैं। राव शत्रुसाल था, जिसको छत्रसाल बोलते हैं, उनके हाड़ा के शासनकाल में इस शैली की विशेष रूप से विकास हुआ था। शत्रुसाल के शासनकाल में छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंगमहल बनवाया एक, जो बहुत ही सुंदर बीजी चित्रों के लिए विश्व भर में आज भी प्रसिद्ध है। भाव सिंह के द्वारा अपने पुत्र अनिरुद्ध ने मुगल शासकों के निर्देश से दक्षिणी भारत के युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव भी समावेश हुआ। चित्रकला का निर्माण राव उम्मेद सिंह के शासनकाल में अतः एक चित्रशाला बनी थी उम्मेद सिंह के शासनकाल में। राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र 1750 ईस्वी में बनाया गया, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये चित्रशाला है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, देखने योग्य है, आज भी पर्यटक देखने जाते हैं। राजा उम्मेद सिंह के शासनकाल बूंदी शैली का नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगी बादलों, जलाशयों आदि के चित्रण की बहुलता दृष्टिगोचर देखने को मिलती है। बूंदी शैली की आकृतियों में लंबे शरीर, पतली स्त्रियों के अधर जो हैं वो लाल है, मुख गोलाकृत है, चिबुक पीछे की ओर झुकी हुई छोटी है और आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे बादल, बिजली की कौंध है, घनघोर वर्षा, नदी में उड़ती हुई जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती हुई चिड़ियाँ, नाचते हुए मोर, कलाबाजी दिखाते हुए वानर और पहाड़ की तलहटी में विचरण करते हुए वन्य जीवों का चित्रण है यहाँ पर किया गया। मुख्य रूप से वन्य जीवों का चित्रण है वो बूंदी शैली में ही किया गया है, वो बड़ा मनोहरकारी है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया था। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगूल और हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषताएं रही हैं। राग रागनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबारी शिकारी और हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि शैली के चित्रकार इसमें प्रमुख रहे हैं। यह कई बार पूछा जाता है कि हाथियों की लड़ाई किस चित्र शैली की मुख्य विशेषता है, तो बूंदी शैली की। इस शैली के चित्रकारों में सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम प्रमुख रहे थे। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। चित्रकारों के नाम अपन को अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, रटने होंगे ये। और बीकानेर शैली में एक बात मैं पीछे भूल गया था। बीकानेर चित्र शैली की एक मुख्य खास विशेषता ये थी कि ये जो चित्रकार हैं वो अपने नाम के नीचे क्या है कि तारीख भी डालते थे। ये भी बीकानेर चित्र शैली की खास महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें, ठीक है। और अधिकांश जो चित्रकार थे वो बीकानेर शैली में मुसलमान ही थे। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को 1661 से 1705 ईस्वी को जाता है। उसके बाद में भीम सिंह ने कोटा राज्य के में श्री कृष्ण भक्तों के विशेष महत्व दिया है, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उम्मेद सिंह के शासनकाल में था, जो कि बूंदी में चित्रशाला बनाई थी ना। कोटा के मसुआ खाने कलाकारों ने भित्तियों पर, भित्ति मतलब दीवार होती है, इस पर बड़े बड़े चित्र बनवाए और साथ ही बड़ी बड़ी मछलियों पर शिकार का समूह चित्रण पर करके कोटा शैली का को एक विशिष्टता प्रदान की। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इसमें शिकारी का बहुरंगी चित्रण किया गया, यानी शिकार करते हुए चित्र कहाँ पर मिलते हैं अपन को, कोटा शैली में मिलते हैं। ये एक प्रतीक बन गया था। इस शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है कोटा शैली में। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार है रघुनाथ है, गोविंद राम है, डालू है, लच्छी राम है, नूर मोहम्मद है। ये प्रमुख चित्रकार रहे हैं। स्त्री की आकृति में कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है।
कि पिन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अलकावनी नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। पुरुष आकृति के वृषभ, कंधे, उन्नत भौहें, मांसल देह, मुख पर बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण छवि के चार चांद लगाते हैं। इस प्रकार के कोटा शैली में हल्के पीले और नीले रंगों का बहुतायत में प्रयोग है वो किया गया है। झालावाड़ शैली, झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी के चित्र हैं। राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव, इनके भित्ति चित्र मिलते हैं। उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है, पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। अब देखिए आमेर शैली काफी महत्वपूर्ण है। जयपुर के चित्र परंपरा में पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्रशैली को क्रमिक विकास परिणाम इस प्रकार से हुआ कि आमेर शैली के प्रारंभिक काल में चित्रित ग्रंथों में यशोदा चरित्र सबसे पहला ग्रंथ है। 1591 में यह लिखा गया था। इसी समय में बन्नी रजमा नामक एक विद्वान थे। उन्होंने 1528 ईस्वी की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई थी, जो कि 169 बड़े आकार के चित्र हैं। इसमें जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बोराट में तथाकथित मुगल गार्डन और मोजमाबाद के भित्ति चित्र भी इसी शैली से निर्मित हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि आमेर जो है उनका मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध हो गए थे, तो वहाँ के कलाकार यहाँ पर आ गए थे, तो मुगल शैली का सम्मिश्रण था बिल्कुल। आमेर चित्रशैली का दूसरा महत्वपूर्ण जो चरण है वो मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल से शुरू होता है, 1621 से 67 ईस्वी के शासनकाल में। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिकप्रिया और कृष्ण रुक्मिणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 ईस्वी में बनवाए थे। ये प्रसिद्ध चित्र बनवाए उन्होंने इन ग्रंथों पर आधारित। इसमें कृष्ण गोपिकाओं का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है, यानी आड़ोस अपने परिवेश की लोक शैली में। आमेर में मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो कि भित्ति चित्रों व अलंकरणों से बिल्कुल सुसज्जित है। ये गणेश पोल। जयपुर शैली, महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने राजचिन्हों, कोषों, राजमर्रों की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सम्मान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना करवाई थी। 36 कारखाने बनवाए थे जयपुर के राजा जयसिंह ने, जिसमें एक सूरत खाना भी था, जो कि यहाँ पर चित्रों का निर्माण होता था। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे, जिसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला आदि चित्रों का निर्माण हुआ। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह ने के समय में चित्र सृजन का प्रमुख केंद्र सूरत खाना अजमेर से हटकर जयपुर आ गया, और इनके समय में साहिबराम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। साहिबराम ने बड़े व्यक्तिगत चित्र, आदमकद पोर्ट्रेट, यानी काफ़ी बड़े बड़े चित्र बना करके चित्रकला को एक नई परंपरा डाल दी। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र भी बनाए थे। साहिबराम ने तो आदमकद चित्र बनाए। ये बहुत बार पूछा जाता है कि आदमकद चित्रकार किसने बनवाए थे, तो साहिबराम ने बनाए थे, और लालचंद ने उन्होंने जानवरों की लड़ाई को चित्रित किया था। स्वयं माधो सिंह प्रथम के समय में कलाकारों ने चित्रों के रंगों को न भर करके मोती, लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपका करके रीतिकालीन अलंकरण मणिमुक्तिम प्रवृत्ति को बढ़ाया था। ये कलर नहीं भरते थे, बल्कि सीधा का सीधा वस्तु को चेप देते थे। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय में गलता के मंदिरों में सिसोदिया रानी के महल हैं, चंद्र महल हैं, पुंडरीक की हवेली आदि कलात्मक चित्रण इनका देखने को मिलता है। भित्ति चित्रण, भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर चित्र। भित्ति चित्रण हुआ इनका। लाल चित्रा सवाई ईश्वरी सिंह व महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार था ये लालचंद, उसका लालचंद है ना ये। हवा महल में चित्र बनाए थे लालचंद ने, ये ध्यान में रखना, ठीक है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से अधिक कलाकार सूरत खाने के चित्रों बनाने में के लिए नियुक्त किए गए थे, जिसमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका बेतरागिनी, बारहमासा आदि का चित्रण की प्रमुखता है। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट एंड द क्राफ्ट सन 1857 में स्थापना की थी। राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी।
जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ द आर्ट्स के नाम से जानी जाती है। यही है वो स्कूल, इसका नाम है वो आगे आर्ट्स जोड़ दिया था कि मतलब राजस्थान स्कूल ऑफ द आर्ट्स हो गई, जो पहले थी महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट। यहाँ पर चित्र बनते हैं। भित्ति चित्र में पोथीखाना, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्र में जयपुर के कलाकारों में मुगल प्रभावों का ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति से की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट यानी आदमकद व्यक्ति के चित्र, भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। ये आदमकद चित्र जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है, जिसमें स्थानीय भाषा में आलागिरा आराइसा कहा जाता है, जो मोकारसी भी, इसको मोराकसी भी कहते हैं। आलागिला आराइसा मोराकसी। इस पद्धति में चूने के तैयार पलस्तर पर गोहट करके चिकना कर दिया जाता है उसको, तथा इस पर चित्रण किया जाता है। सर्वप्रथम आलागिला पद्धति का प्रारंभ आमेर में ही कछुआ मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम हुआ था। यानी जो गीली दीवार होती है उस पर किया जाता है वो आलागिला होता है। जयपुर शैली का प्रभाव प्रमुख इसराद, शिवाड़, झियाल, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा है, जिसमें वहाँ पर ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही है। अलवर शैली 1757-75 ईस्वी में अलवर शैली का विकास है वो 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर के महाराजा प्रताप सिंह के समय में एक स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी। उनके शासनकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार थे, जो जयपुर से अलवर आए, और राजगढ़ के किले में शीश महल है उसमें अंकित चित्रित उन्हीं के समय में बने हुए हैं। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि शिव कुमार और डालूराम कहाँ के चित्रकार थे, तो ये अलवर चित्र शैली के थे। और शीश महल में जो प्रमुख भित्ति चित्र बनाए गए हैं वो इन्हीं की देन है। राजगढ़ के जो महल हैं उनमें शीश महल का चित्रण करा करके बख्तावर सिंह ने यहाँ के चित्रकला की शुरुआत की। बलदेव, डालूराम, सालगा और शालिग्राम राज्य के प्रमुख चित्रे थे, और बख्तावर सिंह के समय में बने हुए सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं राजा का चित्रण है वो कला की सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुत किया गया था। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला में सर्वोत्कृष्ट वही स्थान है जो कि मुगल चित्रकला में अकबर का स्थान है। विनय सिंह जो हैं वो अलवर की चित्रशैली में सर्वोत्कृष्ट स्थान रखते हैं, जो मुगल चित्रकला में अकबर रखते थे। विनय सिंह ने बलदेव सिंह से चित्रकारी सीखते थे स्वयं, और गुलिस्तां का सुलेखन का चित्रांकन है उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना रही है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उसमें 1 लाख रुपए व्यय हुए थे। ये जो चित्र बनाया गुलिस्तां का, उस पर खर्चा जो हो 1 लाख रुपए आया था। उनके चित्र बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे। गुलिस्तां के जो चित्र हैं वो बलदेव और गुलाम अली नामक चित्रकार हैं, उन्होंने बनाए थे। बलवंत सिंह के समय में शालिग्राम है, जमनादास है, छोटेलाल है, बक्साराम है, नंदराम है आदि कलाकारों ने जम करके पोथी चित्रों, लघु चित्रों व लिपटुआ पर चित्रों का निर्माण किया गया है। शिवदान सिंह के शासनकाल में कामकला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदयराम ने विशेषतः हाथीदांत के फलकों का सूक्ष्म चित्रण किया है। महाराजा जयसिंह के शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपाली जैसे कलाकारों अलवर शैली के को अंत तक जीवित रखा था उन्होंने। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषतः जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख पर आकृति आम की शक्ल से बनाई गई है। स्त्रियों के कद कुछ ठिगने हैं, उठी हुई ठुड़ियां हैं। अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्येक अलवर शैली की अलग ही पहचान है वो रखते हैं। अपनी विशेषता वेश्याओं की चित्र, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार पूछा गया कथन है कि कौन सी चित्र शैली में अधिकांश वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं, तो अलवर शैली में बने गए हैं। सुंदर बेलबूटों वाली वसलियों के निर्माण में अलवर शैली की निजी विशेषता है। उनियारा नरूका ठिकाने के वंशज इस शैली को विकास में लाने का मार्ग प्रशस्त किया था। महाराजा सरदार सिंह ने धीमा, बक्सर, काशी, रामलखन, भीम
आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान है, मीर बख्श है द्वारा चित्रित उनियारा शैली के उत्कृष्ट ये चित्र हैं। उनियारा बूंदी शैली और जयपुर शैली का समन्वित रूप है, वो देखने को मिलता है उनियारा शैली में। शेखावाटी के जो चित्र हैं वो भी, शेखावाटी भी ढूंढार शैली की एक उपशैली थी। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन में सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ा है। 19वीं सदी के माध्यम से मध्य अगर देखा जाए तो 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठ जनों यानी बनिए सेठ लोग, उन्हें विशाल हवेलियों का निर्माण करके इस कला को प्रोत्साहन और प्रश्रय प्रदान किया, जिसमें नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों पर अनुपम चित्रण किया है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ये काफ़ी अच्छा कथन है, परीक्षा उपयोगी है कि ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है, तो शेखावाटी क्षेत्र को। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चौबदारों, चंवर धारणियों का अंकन और गवाक्षों के दोनों और दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की मुख्य विशेषताएं यानी खिड़कियों की दोनों ओर चित्रण किया गया है। छज्जे के नीचे टोडों के माध्यम से चित्रों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्लयुद्ध है यानी युद्ध करते हुए, कुश्ती है, तंदी मंथन है, गोदान है, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों और कामकला रागनियों, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया गया है। हवेलियों का बाह्य जो परिसर है उनकी दीवारों पर अदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रण शेखावाटी शैली की विशेष देन रही है। शेखावाटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता रही है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का रक्षण हो रहा है। फ्रांस के नदीन लॉ प्रिंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य एक मिसाल पेश की गई है। आलागिला और आराइसा जो पद्धति थी वो शेखावाटी की ही काफ़ी प्रसिद्ध रही है। यहाँ पर आलागिला आराइसा पद्धति है वो, इसके माध्यम से चित्रण है वो किया गया है। तो आज अपन ने चित्रकला शैली के बारे में अध्ययन किया है, सभी चित्रों के बारे में, सभी क्षेत्रों के बारे में, सभी चित्रकारों के बारे में, वहाँ की विशेषताएं क्या थी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने मित्रों तक भी शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।